सोवियत यूनियन में जो कम्युनिस्ट पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं था, तो वो एक मतलब छोटे समूह द्वारा थोपी गई एक तरह की मतलब सरकार थी, मतलब जो भी है बोलो उसको, पावर सेंटर। तो सोवियत यूनियन में विभिन्न जातियों कम्युनलिज्म हुआ। हाँ कम्युनलिज्म इज वन रीजन। ओके, वो मतलब पार्टी में एकता और अनुशासन पर जोर दे रहे हैं, और ताकि मतलब वो कमजोर ना पड़े। पर उनका जो अथॉरिटेरिज्म है ना, उसकी वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको ना प्रॉब्लम होगी आगे जाके। तो हाँ, चाइना जो है ना, ये अपनी गलतियों से तो सीख रहा है, नो डाउट। वो आई होप कि वो जो नेक्स्ट लीडर आए वो थोड़ा सा मोर अप्रोचेबल हो और पब्लिक में उसकी इमेज थोड़ी पॉजिटिव हो। तो ये मेरे को जो लगता है पर्सनली ओपिनियन की पॉपुलेशन वर्सेस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड पॉपुलर लीडरशिप। नमस्कार जी, सबका स्वागत है एक और एपिसोड में आज संवाद के। तो आज हम एक बहुत दिलचस्प विषय पर बात करेंगे। क्या चाइना सोवियत यूनियन की तरह बिखर सकता है? क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े कम्युनिस्ट देश चाइना के सामने एक भयंकर खतरा मंडरा रहा है? और क्या ये देश भी अपने प्राचीन साम्राज्य की तरह इतिहास के पन्नों में खो जाएगा? आज हम इस गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। क्या चाइना सोवियत यूनियन की तरह रास्ते पे चल पड़ा है, और क्या वो भी बिखर जाएगा? तो ये थोड़ा एक सवाल हमारे मन में है। तो आज के इस संवाद में हम सवालों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि सोवियत यूनियन के विघटन के पीछे क्या कारण था, और क्या वो कारण चाइना में भी मौजूद है। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि चाइना अपने आप को सोवियत यूनियन की तरह बिखरने से कैसे बचा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं हूँ प्रमेश। नमस्कार, मैं हूँ शालीन। तो प्रमेश, आज तो आपने ना बड़ा काफी हालात तो कुछ ऐसे ही हैं। और सबसे पहले समझते हैं कि ये सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ, क्या क्रिटिकल फैक्टर्स थे, उसको पकड़ के फिर हम लोग चाइना के लिए एनालिसिस। हाँ, तो सोवियत यूनियन का जो मतलब वो होता है डिसइंटीग्रेशन, उसका कारण था मतलब सोवियत यूनियन में जो कम्युनिस्ट पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं था। तो वो एक मतलब छोटे समूह द्वारा थोपी गई एक तरह की मतलब सरकार थी, मतलब जो भी है बोलो उसको, पावर सेंटर। तो सोवियत यूनियन में विभिन्न जातियों कम्युनलिज्म हुआ। हाँ कम्युनलिज्म इज वन रीजन। ओके, तो आगे। सोवियत यूनियन में मतलब जो विभिन्न जातियों और जैसे रिपब्लिक की एकता का जो अभाव था, सभी अपने को लोग मतलब अपने को मतलब पहचान रखना चाहते थे ना। तो इसलिए जब गोर्बाचोव ने कम्युनिस्ट विचारधारा से ज्यादा पश्चिमी डेमोक्रेसी को समर्थन दिया, तो जिससे मतलब थोड़ा पूरा जो उनका जो तंत्र होता है ना, वो कमजोर हो गया। तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत वहां पे मतलब भूचाल आया, और एक तरह से वो मतलब पूरी जो व्यवस्था थी वो हिल गई। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म से वो ला रहे थे, उसने भी सोवियत यूनियन जो यूनियन था उसको डिसइंटीग्रेट करने में। चलो अब देखते हैं कि चाइना के मामले में क्या अलग है, और उसे सोवियत यूनियन के रास्ते से बचा सकते हैं क्या। तो चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो मतलब एक व्यापक जनाधार जो बोलते हैं उसको हासिल तो नहीं है। मतलब इस तरह से लोगों ने भी एक बड़े आंदोलन के माध्यम से कम्युनिस्ट शासकों को मतलब एक तरह से स्वीकार तो कर ही लिया, क्योंकि वो जानते हैं कि मतलब बहुत नहीं तो ब्रूटल किलिंग हो जाएगी। तो चाइना ने इकोनॉमी पर ज्यादा ध्यान दिया है, ना कि मतलब सिर्फ पॉलिटिकल सुधारों पर ना। अब जैसे डेंग जियाओपिंग की बात करें, तो उनके जो नेतृत्व में भी किया गया आर्थिक सुधारों ने देश को मजबूत किया है। हालांकि जी के टाइम पे अब फिर से मतलब थोड़ा कमजोरी होने लग गए हैं। और चाइना ने हांगकांग से भी सीखा है ना, और ऑथोरिटेरिज्म जो उनके अंदर है उसके साथ मुक्त मतलब बाजार जो फ्री मार्केट जो बोलते हैं इकोनॉमी, और जो कानून के शासन का मॉडल है उसको अपनाया है। ये जो कन्फ्यूशियस के सिद्धांतों के अनुरूप है, इसको थोड़ा वो लेके चल रहे हैं। बट मुझे लगता है कि जी जिनपिंग के टाइम पे सोवियत यूनियन के पतन से मतलब सीख तो रहे हो वो, मतलब पार्टी में एकता और अनुशासन पर जोर दे रहे हैं, और ताकि मतलब वो कमजोर ना पड़े। पर उनका जो अथॉरिटेरिज्म है ना, उसकी वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको ना प्रॉब्लम होगी आगे जाके। तो हाँ, चाइना जो है ना, ये अपनी गलतियों से तो सीख रहा है, नो डाउट, एविडेंट है। तो लेकिन
क्वेश्चन ये आता है कि सोवियत यूनियन की तरह डिसइंटीग्रेशन से वो बच सकता है कि नहीं बच सकता, ये अभी स्टिल हैंगिंग क्वेश्चन है। और चाइना के सामने ना काफी चैलेंजेस भी हैं, तो हम्म। वो चलिए एनालाइज करते हैं कि चाइना के सामने जो चैलेंजेस हैं वो कैसे इम्पैक्ट करेंगे इस होल प्रोसेस को। तो चाइना के मतलब मुश्किलों का सामना कर रही है, मतलब कई सारे जो मुश्किलों का सामना कर रहा है ना चाइना। जैसे हम्म। आर्थिक विकास की गति में गिरावट तो आई है। फिर कर्ज का बढ़ना, मतलब उनका जो कर्ज का बढ़ता बोझ है, वो भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और हम्म। जो वर्कर की पावर होती है उसमें भी घटती, अ, वो भी तो मतलब उसमें भी तो वो घट रही है ना। और ऊपर से जो असमानताएं, जो बढ़ती हुई असमानताएं, अन लाइक अनएम्प्लॉयमेंट भी है वहाँ पे। और फिर आवास की जो कीमतें हैं, जो बोलते हैं कि हाउसिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे, वो बहुत ज्यादा ज्यादा है। और उसमें हाउसिंग में तो एक मेजर प्रॉब्लम आ ही रही है ना उनके लिए। और उसकी वजह से जनता में रोष भी है। तो पॉपुलेशन में भी तेजी से गिरावट आ रही है, जिनकी वजह से उनको प्रॉब्लम आ सकती है। अगले अगर डेकेड की बात करें तो 10 करोड़ की कमी बोल रहे हैं उनकी पॉपुलेशन में। तो जो इंटेलिजेंसिया है उसके बारे तो उसके अभी तो भार बढ़ेगा ना। तो और एक और चीज है, देखिए रमेश की, ये पानी की कमी है, पानी हम्म। की कमी से भी स्ट्रगल हो रही है। और वहाँ पे मैं पॉपुलेशन, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी, और इन्वायरमेंट के जो क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, नेगेटिव चेंजेस जिसको हम कहते हैं, उससे वहाँ के चाइना के फार्मर्स जो है ना बहुत परेशान है। ये चैलेंजेस भी एक स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे डिसइंटीग्रेशन की तरह, जैसे हुआ सोवियत। मुझे नहीं लगता कि चाइना पूरी तरह से बिखरेगा, हम्म। लेकिन उसे लंबे समय तक आर्थिक स्थिरता और मंदी का सामना तो करना पड़ेगा। मतलब शायद वो अपनी जैसे जो महाशक्ति की उम्मीदें को पूरा नहीं कर पाए। मतलब हम्म। वो जैसे सोचता है ना कि मैं भी मतलब एक पावर सेंटर बन जाऊंगा। तो चाइना हम्म। को अपनी अंदर की कमजोरियों पर काम करना पड़ेगा, वरना उसका पतन तय है। बट जैसे हम अगर देखें तो सोवियत यूनियन में मतलब बहुत सारे इंटरनल वो थे ना, प्रॉब्लम्स। और बहुत सारे असमंजसताएं थी। जैसे मुस्लिम्स का वहाँ पे जैसे एक पूरा एक समूह था भाई, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, ये सब जो थे, उनकी आइडेंटिटी डिफरेंट थी ये बाकी लोगों से। तो एक तरह के मतलब जो डिफरेंसेस तो थे ही ना उनमें। चाइना में इतने डिफरेंसेस नहीं है। हाँ मतलब अगर देखें तो तिब्बत, उधर तिब्बत है। फिर ये लोग ताइवान को भी करना चाह रहे हैं। बट उतनी डिफरेंसेस चाइना में नहीं है जितने सोवियत यूनियन में थे। तो लेकिन जो है ना, देखिए, एक जो चाइना का बर्निंग इशू है हमारा, कि जो पॉपुलेशन वर्सेस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अगर वो बैलेंस को वो कॉर्डियली हैंडल कर सकेगा चाइना, तो थोड़ा सा, थोड़ा क्या, वो चाइना कैन हैंडल ये डिसइंटीग्रेशन। वो आई होप कि वो जो नेक्स्ट लीडर आए वो थोड़ा सा मोर अप्रोचेबल हो, और पब्लिक में उसकी इमेज थोड़ी पॉजिटिव हो। तो ये मेरे को जो लगता है पर्सनली ओपिनियन की, पॉपुलेशन वर्सेस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड एंड पॉपुलर पॉपुलर लीडरशिप, अगर ये दो चीज अगर मिल जाए चाइना को, अगर, तो चाइना समझ जाएगा। हाँ सही कह रहे हैं आप। मतलब एक तरह से जो वहाँ पे पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है ना, वो हम्म। एक्चुअली एक बहुत गंभीर समस्या है। क्योंकि वो लोगों को इंसेंटिव दे रहे हैं बच्चा पैदा करने के लिए दूसरा, बट लोग तैयार ही नहीं है दूसरा पैदा करने के, क्योंकि उनके पास इतना साधन ही नहीं है उसको पालने के लिए। तो एक वो बहुत बड़ी समस्या हो गई है वहाँ पे। और फिर लीडरशिप की तो जैसे जी जिनपिंग की बात करी, वो तो मतलब ऑथोरिटेरियन है आदमी। वो बहुत ही, उसकी जो टेंडेंसीज हैं, मतलब मेरे हिसाब से चलो, वो राजा वाली जो होती है ना, मैं ही करूंगा, मैं मेरे जैसे करूंगा, वो उसकी वैसी ही है। तो जब तक वो नहीं हटेगा तब तक चाइना में प्रॉब्लम है। चाइना को अपने को री इन्वेंट करना पड़ेगा, नहीं तो चाइना के प्रॉब्लम तो है। बट फिर भी मतलब थोड़ा मुश्किल है उनका टूटना। जहाँ हमने जैसे पाकिस्तान की भी बात करी थी कल, तो पाकिस्तान का टूटना ज्यादा, उस हिसाब से पॉसिबिलिटी ज्यादा है बजाय चाइना की। नहीं, वो तो है, उसमें तो कोई डाउट। तो अब देखिए, चाइना के सामने जितने भी चैलेंजेस हैं, तो ऐसी वो बात नहीं है, लेकिन उसके पास जो है ना अपॉर्चुनिटी भी बहुत है चाइना के पास। और देखिए, वो चाइना बहुत स्ट्रांगली समझने की जरूरत है हाँ, ये। सेकंड हाँ। बिगेस्ट कंपनी है। और, और चाइना जो है ना एक ऐसे ऐसे मोड़ पर खड़ा हुआ है आज,
कि उसको ना उसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो दुनिया को पूरा इम्पैक्ट करेगा। पर वो ग्लोबल इकोनॉमिक्स हुई या ग्लोबल पॉलिटिकल सिनारियो हुआ है, लैंडस्केप है, उसमें चाइना एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, कंट्रोलिंग पोजीशन है चाइना, इसमें हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये सब चाइना का जो करंट फुटप्रिंट है ना बहुत स्ट्रांग है। वो आई डाउट कि चाइना इज गोइंग थ्रू एनी पॉलिटिकल रिस्क और डिसइंटीग्रेशन रिस्क, मुझे नहीं लगता है। डिसइंटीग्रेशन बहुत कम, मतलब उसका पॉसिबिलिटी है। और हम्म, यही बात इससे इतना दिलचस्प बनाती है ना। और अब आपसे भी एक सब लोगों से भी एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि चाइना सोवियत यूनियन की तरह टूट जाएगा, या वो अपने आप को इस से बचा पाएगा? तो हमें जरूर बताएं। हाँ, और हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने अपने थॉट्स जो हैं हमारे तक कमेंट्स के फॉर्म में शेयर करें, और हमारी वेबसाइट पर जाकर जो है चैनल की वेबसाइट पर जाकर जो है आप अपने अपने वोट और थॉट्स रजिस्टर कर सकते हैं वहाँ पर, और हमारे चैनल को अपने सोशल सर्किल में अपने फ्रेंड्स से फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आती है तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो सो दैट हम आपसे हर नए एपिसोड में नए नए टॉपिक के साथ अपनी नई एनालिसिस। और तब तक के लिए ये रहा आज का थॉट प्रोवोकिंग सवाल, अगर चाइना बिखरता है तो दुनिया का नक्शा कैसे बदलेगा? इस पर जरूर सोचिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए जुड़ने के लिए, आज संवाद में शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। याद रखिए, इतिहास हमें सिखाता है लेकिन भविष्य हम खुद लिखते हैं। तो प्रमेश, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। तो अगर चाइना डिसइंटीग्रेट होता है तो इंडिया का अपर साइड ऑफ द मैप में क्या चेंज आएगा, वो शेप भी इमेजिन करके हमारे साथ शेयर करिए। चलिए, नमस्कार।